सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि ज़रा हम यही जो डोनाल्ड ट्रंप वाला मामला है नोबेल प्राइज़ का, इसके हवाले से बात कर लें ज़रा। आपका क्या ख़्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जिन्होंने अब साफ-साफ कह दिया है कि दुनिया में इस वक़्त अगर किसी को अमन का नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए तो वो डोनाल्ड ट्रंप खुद हैं। क्यों वो अपने आप को अमन के नोबेल प्राइज़ का हकदार समझते हैं? देखिए, कुछ ऐसी पर्सनालिटीज होती हैं जिनको आप कहते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज, कि मुझसे बेहतर कोई किसी चीज के बारे में कुछ नहीं जानता। हम काफी वाकिफ हैं इस तरह के लोगों के साथ। ट्रम्प भी इसी मखलूक का हिस्सा है। बहुत बड़ा ईगो है उनका, तो जाहिर है कि जो भी उनकी थोड़ी सी, अब मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, उनकी ईगो को बूस्ट करने की कोशिश करे तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन फिर ट्रम्प की एक और ये भी खूबी या खामी है, डिपेंड करता है आप इसको जिस तरह देखें, कि वो किसी का नहीं है। मतलब आपने देखा है कि जो उनके जो पुराने साथी थे, बाशमूल इलॉन मस्क साहब, उनके साथ क्या हाल किया है। तो ट्रम्प मेरा ख्याल है ऐसी शख्सियत है कि उनको खुद नहीं पता होता कि मैंने अगले आधे घंटे या घंटे में क्या करना है। एक कांस्टेंट उनका है, उनका ईगो। और आप देख सकते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू भी उनके ईगो को ही अपील कर रहे हैं, और अब तक आई थिंक काफी सक्सेसफुली। जी। अच्छा चलें, पाकिस्तान का मामला तो समझ में आता है कि पाकिस्तान ने क्यों उनको नॉमिनेट किया नोबेल प्राइज़ के लिए। ज़ाहिर है पाकिस्तान इंडिया की जंग हो रही थी और न्यूक्लियर ममालिक हैं दोनों, ये मामला बहुत ख़तरनाक हो सकता था और उन्होंने जंग रुकवाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो इस वजह से पाकिस्तान का तो बनता है कि वो उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर दे। लेकिन इसराइल क्यों उन्हें पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर रहा है? इसराइल और फ़लस्तीन का तो मामला अभी चल रहा है, वहाँ तो फड्डा चल रहा है अभी। नहीं, देखिए, फटा चल रहा है या नहीं चल रहा है, इससे तो देखें अब। देखिए, असलियत और परसेप्शन में बहुत एक बड़ा फर्क आ गया है। इसराइल को पता है कि वहां पे फटा चल रहा है। इसराइल ये भी कहता है कि जी हम तो सिर्फ अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। तो इसराइल जो कहता है और जो हकीकत होती है उसमें एक बहुत, उनके बीच एक बहुत बड़ी खला है। जाहिर है, जैसे मैंने अभी आपको यही बताया था, मैं वो दोबारा वही बात दोहराऊंगा कि वो बेसिकली ट्रंप को खुश करना चाह रहे हैं, सीधी सीधी बात है। और क्यों खुश करना चाह रहे हैं ये भी वाजह है, क्योंकि अमेरिका नंबर वन सपोर्टर है इसराइल का। अगर अमेरिका 24 घंटे उनको असलहा सप्लाई ना कर रहा हो, उनको डिप्लोमेटिक कवर ना दे रहा हो, तो इसराइल तो इस पोजीशन में भी नहीं है कि वो 3 महीने जंग लड़ सके। ये तो उनके अपने जर्नैलों ने इस बात का एतराफ किया है। तो जाहिर है कि यूएस की सपोर्ट इसराइल के लिए एक एग्जिस्टेंशियल सवाल है ना। तो वो तो कुछ भी करेंगे कि ना सिर्फ ट्रंप बल्कि अमेरिकन पब्लिक और बिलखसूस अमेरिकन कांग्रेस, जिनको ज्यादातर एपैक और मुख्तलिफ लॉबीज ने खरीदा हुआ है। और ये मैं ऐसी एक महज दावे के बुनियाद पे नहीं कह रहा, इस ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। कुछ लोगों को तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए हैं इन लोगों ने। और अब तो एपैक वाले खुल के कहते हैं कि जी हमारे साथ रहोगे तो आप सीट जीतोगे, अगर आप इसराइल फर्स्ट की पॉलिसी अपनाओगे अमेरिका में तो फिर आप अपनी सीट जीतोगे, नहीं तो आपका करियर खत्म। तो ऑब्वियसली इट इज इन इसराइल्स क्रूशियल इंटरेस्ट टू स्टे ऑन द गुड साइड ऑफ अमेरिका, और ताकि ये जो वहां से उनको लंगर मिल रहा होता है और जो 24 घंटे मिलिट्री सप्लाईज मिल रही होती हैं, डिप्लोमेटिक सप्लाई सपोर्ट मिल रही होती है, ये कायम रहे। ये इन दोनों का वजूद का मामला है ना जी। अच्छा, अब जो ये हमास और इज़राइल के दरमियान एक तरीके से ये मुज़ाकरात जारी थे और मामला लग रहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान भी कर दिया था कि जी 1 हफ़्ते में यहाँ पर जंगबंदी हो जाएगी। तो अब ये मामलात क्यों ऐसा लग रहा है कि दोबारा से फिर खटाई में पड़ गए हैं और अब शायद कोई मुआहदा हो या ना हो? ये इस बारे में क्या कहेंगे आप? सर, इशू ये है कि अभी तक जो इसराइल की जो खून की प्यास है वो अभी तक पूरी नहीं हुई। आपने तो अभी पिछले सिर्फ कुछ हफ्तों की बात की है। अगर आप पिछले 1.5-2 साल का रिकॉर्ड देखें तो कितनी बार हमने सुना है बाइडेन इंतजामिया के दौरान या ट्रंप इंतजामिया के दौरान कि बस जी अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं, मुज़ाकरात चल रहे हैं, मुज़ाकरात चल रहे हैं। होता क्या है हर बार कि जब मुज़ाकरात कुछ ऐसे नहज पर पहुंचते हैं कि लगता है कि यार अब शायद कोई काम हो जाए या कोई ऐलान हो जाए, तो इसराइल दो चीजें करते हैं। एक तो वो एकदम से कंडीशंस तब्दील कर देते हैं कि नहीं जी हम ये भी चाहते हैं, हम वो भी चाहते हैं। और उनको पता है कि ये जाहिर है कि किसी को कबूल नहीं होंगी, या कम से कम हमास को कबूल नहीं होंगी। फिर जब ये रिजेक्ट होता है तो पूरे वेस्टर्न मीडिया में हेडलाइन बनती है, हमास रिजेक्ट्स सीज फायर डील। और वो ये कभी नहीं बताते कि असल में एन वक्त पर जो शराइत थे
सीज फायर की वो इसराइल ने तब्दील की है यूएस की मुकम्मल हिमायत के साथ। एक बात ये है। दूसरी चीज वो क्या करते हैं, जैसे आप अभी देख रहे हैं, आज की अगर हम बात करें, पिछले 2-3 रोज की बात करें, कि वो इतना वो कत्लेआम दोबारा जारी कर देते हैं। और कत्लेआम तो चले हर रोजाना ही हो रहा होता है, लेकिन फिर वो 100, 150, 200 लोग कत्ल करने की कोशिश करते हैं, ताकि अगेन कंडीशंस ऑन द ग्राउंड तब्दील हो। देखिए इसराइल का एजेंडा में ये जो बातें होती है ना कि जी अभी बस जंग बंदी का ऐलान होने वाला है, अभी मार्को रूबियो साहब कह रहे हैं कि जी बस वी आर वेरी होपफुल। मैं इन खबरों को मैं पढ़ता ही नहीं, क्योंकि इट डज नॉट मैटर कि लोग क्या कह रहे हैं। मेरे लिए ज्यादा अहम है कि क्या किया जा रहा है, और क्या जो किया जा रहा है वो हम सबके सामने है, वो है नस्ल कुशी। इस वक्त हम ये भी देख रहे हैं कि इसराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं काट्स, उन्होंने कहा है कि जी हम एक कैंप बनाएंगे, एक बहुत खूबसूरत कैंप बनाएंगे जहां पर हम गजा की आबादी को कॉन्सेंट्रेट करेंगे, यानी कॉन्सेंट्रेशन कैंप। और ये रफा के मलबे पर कायम होगा। रफा आपको याद है कि बाइडेन भी कहता था कि ये हमारी रेड लाइन है, रेड लाइन क्रॉस हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। और इस कैंप के में जो होगा वो बड़ा एक दिलचस्प मंसूबा है कि आप एक तो आपको रजिस्टर करके इस कैंप में जाना होगा, फिर आप इस कैंप से कभी निकल नहीं सकते अनलेस के आप गजा को ही छोड़ के जा रहे हैं, किसी और मुल्क में आप सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको पता है कि नेतन्याहू का भी मंसूबा है और ट्रंप का भी मंसूबा था, ट्रंप रिवियरा को जिसको हम कहते हैं। और ना सिर्फ ये कि गजा के जो रिहायशी इस कैंप में नहीं होंगे, उनको फिर हम समझेंगे कि आप सबके सब दहशतगर्द हैं, आप सबके सब हमास हैं, और फिर आप सबके सब वाजिबुल कत्ल हैं, जो पहले भी हैं लेकिन इस वक्त ऑफिशियल हो जाएगा। इसके साथ साथ टोनी ब्लेयर, नाम तो सुना होगा आपने, इराक वॉर के एक बहुत बड़े सपोर्टर थे। अभी हाल में उन्होंने बड़ी गिड़गिड़ा के माफी भी मांगी है कि जी बड़ी गलती हो गई थी। टोनी ब्लेयर का जो इंस्टीट्यूट है जिसका काम है पॉलिसी रिफॉर्म और इंतहा पसंदी के साथ निपटना, उन्होंने भी एक बहुत खूबसूरत नक्शा बनाया है मुस्तकबिल के गजा का, जिसमें एक इलॉन मस्क टेक्नोलॉजी सेंटर है, एक ट्रंप रिवियरा है, फिर मोहम्मद बिन सलमान, शाह मोहम्मद बिन सलमान के नाम का एक हाईवे है। इस तरह के मंसूबे बन रहे हैं। तो इसराइल ने ये जंग उस वक्त तक नहीं रोकनी जब तक उनको रोका जाए, और कोई ये करने के लिए तैयार नहीं है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, या उनके मकासद पूरे ना हो। और मकासद ये नहीं है, जाहिर है हम सब जानते हैं, तो अब बच्चा बच्चा जानता है, ये नहीं है कि हम हमास के वजूद को खत्म करें, ये है कि हम गजा के वजूद को खत्म करें। और अब तक वो कामयाबी से ये काम कर रहे हैं। आई हैव टू से, आई एम सॉरी टू से, अभी एक नई तहकीक के मुताबिक गजा के जो आबादी थी वो तकरीबन थी 22 लाख, अब वो 18 या 17 लाख पर आ गई है। यानी कि 4 लाख लोग या तो कत्ल हुए हैं या तो लापता है। तो द जेनोसाइड इज प्रोसीडिंग अकॉर्डिंग टू प्लान ओवेस। अच्छा, इज़राइल ने तो पहले भी ये कहा है कि वो टू स्टेट सोल्यूशन को नहीं मानते, और अब तो नेतन्याहू ने बिल्कुल खुल्लम खुल्ला वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि टू स्टेट सोल्यूशन को हम नहीं मानते, और अगर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में आया तो ये इसराइल के लिए सबसे ख़तरनाक बात होगी। तो फिर ऐसी सूरत हाल में टू स्टेट सोल्यूशन, जिसके हवाले से दुनिया के बहुत सारे ममालिक कहते हैं कि जी यही होना चाहिए, यही इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ये इम्प्लीमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता? कुछ तो कहना होता है। टू स्टेट सोल्यूशन यार एक इंतहाई थका हुआ जुमला है। हम सबको पता है कि ऐसी कोई चीज मुमकिन नहीं है। अगर कोई फलस्तीनी रियासत बनती भी है तो वो एक बंतुस्तान वाली रिपब्लिक होगी, जिस तरह जनूबी अफ्रीका में एक वक्त पे ना ये स्याह फामों के लिए उन्होंने एक छोटी छोटी नाम नेहाद रियासतें बनाई थी, उस तरह की होंगी। अल्टीमेट प्लान इज एक्सटिंक्शन, एलिमिनेशन, एमिग्रेशन। तो ये जो मगरबी ममालिक बात करते हैं टू स्टेट सोल्यूशन की, ये एक तरह से एक डिप्लोमेटिक कवर है। ये कहने वाली बातें हैं कि जी नहीं देखें, सबको वन पेज पर होना चाहिए, सबको अमन के साथ साथ मिलना चाहिए, लेकिन देखें छुरे और गर्दन में बराबरी नहीं है। छुरे, देयर इज नो डायलॉग बिटवीन द नाइफ एंड द थ्रोट ना। इसराइल छुरा है, और एंड द थ्रोट इज गजा, और उसको काटा जा रहा है उसी छुरी के जरिए। तो मेरा ख्याल है कि ये डिप्लोमेटिक कवर देते हैं इसराइल को जो लोग इस चीज पर बात करते हैं। कहने वाली बात है कि जी नहीं, दो रियासतें होनी चाहिए, वो साथ रहने चाहिए, लेकिन आप अपने कातलों के साथ कैसे रह सकते हैं? और वो इंतजार कर रहे हैं कि यार बस अब नेतन्याहू अपना काम मुकम्मल करे, ताकि बिजनेस एज यूजुअल हो, और फिर एब्राहम अकॉर्ड्स को हम 2.0 वर्जन लाएं और सब हंसी खुशी खेलते रहें। यही है, तो मेरे नजर में यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं।
जी, मैं अभी अब्राहम अकॉर्ड्स पर ही आने वाला था। तो ये जो अब्राहम अकॉर्ड्स 2.0 है, आपके ख़्याल में ये क्या है या क्या होगा? जो बातें की जा रही हैं वो ये है कि पहले वो शाम को इस दायरे में दाखिल करेंगे और फिर सऊदी अरब को। अच्छा, कहना आसान होता है, करना करना मुश्किल होता है। मेरा ख्याल है कि अब देखें, जो अरब हुक्मरान है, माजरत के साथ मुझे कहना होगा कि उनका एजेंडा तो बड़ा क्लियर है। अगर वो थोड़ी सी भी प्रोटेस्ट करते, अगर वो थोड़ा सा भी प्रेशर डालते, तो नेतन्याहू को रोका जा सकता था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि अंदर खानी उन्होंने इसराइल की सपोर्ट की है। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने तो एक तरह से खुल के सपोर्ट की है, अगर आप देखा जाए। मोरक्को उनका इत्तेहादी है। bahrain इब्राहिम अकॉर्ड्स का हिस्सा है। हाँ, सऊदी अरब में मेरा ख्याल है कि इस वक्त मुश्किल है, मेरा ख्याल है। मेरी नाकिस राय में मेरा ख्याल है कि मुश्किल होगा उनके लिए कि वो इसराइल के वजूद को तस्लीम करें। लेकिन अगर कोई नाम नेहाद, अभी आप टू स्टेट सोल्यूशन की बात कर रहे थे, तो अगर कोई नाम नेहाद फलस्तीनी रियासत ये बना देते हैं, बेशक वो महमूद अब्बास को दें या वो किसी और जो इन्होंने जो गुंडे पाले हुए हैं, माजरत मुझे ये अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ेंगे, जैसे कि अबू शहाब गजा में, उनको एक रियासत दे दें। अभी बात हो रही थी कि जी हमने हेब्रोन में एक इमारत, एमिरेट कायम की है और हम इसराइल के साथ समझौता करना चाह रहे हैं। तो ये होते हैं किराए के टट्टू, अगेन माजरत के साथ, जो इसराइल पालता है और उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। तो अगर कोई फेस सेविंग सोल्यूशन भी मिल जाए, तो मेरा ख्याल है कि दीगर अरब ममालिक बड़ी खुशी से इसमें शामिल होंगे। उनको लालच भी मिलेगी कि जी तिजारत होगी, हम आपको डिफेंस अम्ब्रेला भी देंगे, ये हथियार भी देंगे, और सब आराम से फिर इस खित्ते में रहने लग जाएंगे। और फिर जो फलस्तीनियों की कब्रें हैं, उन पर हम शानदार इमारतें खड़ी करेंगे। तो मेरा ख्याल है लॉन्ग टर्म प्लान तो यही है। कुछ रुकावटें थी इसमें, जाहिर है। हिजबुल्लाह एक रुकावट थी, लेबनान एक लिहाज से, हुसी जो है यमन में, ईरान एक रुकावट थी। और आप ये भी देखें कि एब्राहम अकॉर्ड्स जो ओरिजिनली ट्रंप के जो पहले दौर में साइन किए गए थे, वो एक तरह से टू कंटेन ईरान भी थे ना, क्योंकि वो चाह रहे थे कि हम एक नया सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं इस पूरे खित्ते में, मिडिल ईस्ट में, विद इजराइल एंड द यूएस इन द सेंटर। तो अब आप सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाते हैं, तो सवाल बनता है कि किसके खिलाफ बन रहा है। आप एवं मतलब अल्लाह वास्ते तो नहीं बनाते ना कोई भी मिलिट्री अलायंस। इट हैज अ टारगेट, इट हैज एन ऑब्जेक्टिव, इट हैज अ पर्पस। पर्पस था ईरान को कंटेन करना। अब मेरा ख्याल है कि जो हमने पिछले कई माह में, पिछले साल 1.5 साल में देखा है, काफी हद तक ईरान कंटेन हो गया है। हिजबुल्लाह को जो नुकसान पहुंचा है, बशार अल असद की जगह अहमद शरा आ गए, तो एक बहुत वाइटल जो लिंक था, फिजिकल ग्राउंड लिंक था ईरान और लेबनान के बीच, वो कट गया है। और बल्कि कट नहीं गया, सिर्फ कट नहीं गया, शाम की जो हुकूमत है वो हॉस्टाइल है टू ईरान। बचे हुसी जो उनके वाहिद अब इत्तेहादी रह गए हैं। और जहां तक ईरान की बात है, तो फिर आपने देखा कि इस जंग में इसराइल और यूएस ने मिलकर, ना सिर्फ इसराइल और यूएस ने मिलकर साथ दिया, बल्कि जो रास्ते में जो अरब ममालिक आते हैं, उन्होंने भी तो अपना किरदार पूरा किया था ना वहां पे। उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला था। ईरानियन मिसाइल्स और ईरानियन ड्रोन्स और ईरानियन वेपनरी को इंटरसेप्ट करने का उन्होंने खुद खुद अपनी एयर स्पेस खोल दी थी टू द यूएस, टू इसराइल। तो ये एक इंटरेस्टिंग पहलू है कि अब क्या इंसेंटिव है अरब स्टेट्स के लिए कि वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर में साइन अप करें। मेरा ख्याल है कि बहुत अरब हुक्मरान होंगे, मैं ममालिक का लफ्ज नहीं यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा, बहुत अरब हुक्मरान हैं जो चाहेंगे कि यार हम अपनी तख्त और अपनी कुर्सी को मजबूत करने के लिए इस अलायंस का हिस्सा बने। लेकिन आखिरकार इवन मोनार्क्स, इन बादशाहों और डिक्टेटर्स और आमरों को भी, फौजी आमरों को भी कहीं ना कहीं पब्लिक ओपिनियन को भी मद्देनजर रखना होता है। और इस वक्त जो पब्लिक ओपिनियन है, अरब स्ट्रीट जिसको हम कहते हैं, वो तो मेरा ख्याल है कि 99% शदीद एंटी इसराइल है। तो इन सारी चीजों को बैलेंस करके रखना होगा। सबसे बड़ा स्पॉइलर इसमें मेरी नजर में खुद इसराइल ही है, क्योंकि इसराइल एक ऐसा मुल्क है जिसको जमीन की लालच है। ना सिर्फ जमीन की लालच है, बल्कि खून भी, मतलब एक ब्लड थर्स्टी किस्म की नेशन है। और आप देख सकते हैं वहां पर खुल के बात होती है इरेक्ट इसराइल, ग्रेटर इसराइल की,
कि भाई हमें शाम का भी खिता चाहिए, जिसको काफी खिते पर, के हिस्से पर, रकबे पर तो वो काबिज भी है वहां पर। हमें जनूबी लेबनान भी चाहिए, हमें मिस्र के भी टुकड़े चाहिए, हमें सऊदी अरब के भी टुकड़े चाहिए। तो जब आप इस तरह के रियासत के साथ डील कर रहे हैं, एक जेनोसाइडल मर्डरस साइकोपैथिक एक्सपेंशनिस्ट रिजीम के साथ डील कर रहे हैं, तो कोई भी मुआहदा ज्यादा देर चल नहीं सकता। हमने देखा है ईरान के लेबनान के साथ इनके मुआहदे कितनी देर चले, बमबारी अभी भी जारी है। शाम में इनके साथ मज़ाकरात चल रहे हैं, बमबारी अभी भी जारी है। तो अल्टीमेटली मेरी नजर में इजराइल ही एब्राहम अकॉर्ड्स को सैबोटाज करेगा। लेट्स सी। और फाइनली ज़रा ये बताइएगा कि अभी ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची साहब, उनकी मुलाकात हुई है मोहम्मद बिन सलमान साहब से। ये दोनों ममालिक जो हैं वो किस कदर करीब आ रहे हैं, और इनकी क़ुर्बत जो है ये मिडल ईस्ट पर किस तरह से असर डालेगी? देखिए, ये कोशिशें काफी सालों से चल रही हैं। अगर आप थोड़ा सी तारीख में जाएं, तो अगर आप पिछले 2-3 साल भी देखें तो इनकी मुलाकातें हुई हैं। बल्कि चीन ने भी सालिसी करने की कोशिश की है। लेकिन अगेन मैं ज्यादा पुरुमीद नहीं हूं। मेरा ख्याल है कि जो खलीजी रियासतें हैं और जो सऊदी अरब है, मेरा नहीं ख्याल कि उनको को बहुत ज्यादा अफसोस होगा कि ईरान की अस्करी कैपेबिलिटीज को बिल्कुल ही खत्म किया जाए, ईरान के इन्फ्लुएंस को खत्म किया जाए, ईरान के जौहरी प्रोग्राम को खत्म किया जाए। मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने वाले और खाने वाले और। तो दिखाने वाले दांतों में तो सब यही कहते हैं ना कि नहीं जी, देखें, मुज़ाकरात होनी चाहिए, अमन होनी चाहिए, किसी पर बमबारी नहीं करनी चाहिए, बुरी बात। लेकिन असल में वो, मेरा ख्याल है कि काफी खुश हैं इस सूरत हाल से, स्पेशली जिस तरह ईरान को कॉर्नर, कंटेन और डिप्लीट किया गया है। जी।